खड़ा हुआ ही है, बैठे बैठे बता देगा। ले बोलते रहना बड़ा आंसर, बेटा बताए कौन सा गलत है, क्यों गलत है। कल वाले हैं, ध्यान रखना बेटा। कौन से वाले हैं ये? कल वाले हैं। कौन सा? हाँ, पूर्व से पश्चिम कितना है बेटा जी अपने? 826। और उत्तर से दक्षिण का कितना है? गलत है सही है? ये तो बोल रहा है उत्तर दक्षिण का कितना है? 826। और ध्यान रखना पूर्व पश्चिम का कितना है? 869। अंतर कितना है? हाँ तो हाँ बेटी मनीष, मील में अंतर बता बेटा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर दक्षिण के मील में अंतर कितना है, या मील कितने मील में है बेटा जी? ये बोलो, पूछ रहा हूं मैं कुछ। हाँ बेटा तबू, मील में बताना है। ये जो राजस्थान है अपने, ये अपने राजस्थान है, इस राजस्थान में तुम्हें किलोमीटर में पता है कि ये कितना किलोमीटर है बेटा जी? यहां से यहां तक 826 किलोमीटर है। और ये कितना है? 869 किलोमीटर है। तो ये मील में कितना है? कितना भाई? किसी को नहीं पता? मील में पढ़ा होगा कभी? कैसे नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा रखा है बेटा जी, ऐसे कैसे बोल सकते हो पढ़ा नहीं बेटा जी? हाँ, एक तो है 540 मील। कितना है बेटा जी? 540 मील। और एक कितना है बेटा जी? 512 मील। 512 मील। तो ये मील में भी ध्यान रखना, ये किलोमीटर में भी ध्यान रखना है, और ये मील में भी ध्यान रखना है। समझ गए? हाँ बेटी तब्बू, कहाँ काटते हैं ये? हाँ, नागौर के लापालोई गांव में। अपने ध्यान रखना बेटा जी, उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली रेखा और दक्षिण को, हाँ, पूर्व को पश्चिम से मिलाने वाली रेखा कहाँ काटती हैं ये? नागौर के। और नागौर का कौन सा है? लापालोई। कौन सा है? लापालोई नामक स्थान है जहां पे एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? ये प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अगले वाले का दो। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो बेटा जी प्राचीनतम कौन सा है? अरावली। कौन सा बेटा जी? प्राचीनतम है अरावली है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं बेटा जी, अपने राजस्थान में थार का मरुस्थल, पलथान बेटा बता, राजस्थान में थार का मरुस्थल कौन से मरुस्थल का भाग है? हाँ, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। वापस सुनना बेटा, कौन से का विस्तार है? ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल, जिसको तुम सहारा मरुस्थल भी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? जिसको सहारा मरुस्थल भी कहते हो। इसका क्या है बेटा? ये विस्तार है। तो ये सहारा के मरुस्थल का विस्तार है। कौन सा? अपने थार का मरुस्थल। अब मैं एक प्रश्न और करूंगा बेटा जी। हाँ हर्ष बेटा बता, इसे थार के मरुस्थल को अरब प्रदेश में क्या कहते हैं? अरब बोलने तो उसको बेटा जी, थार के मरुस्थल को अरब प्रदेश में क्या कहते हैं बेटा? विधि, कबीर का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल कहते हैं? कबीर का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल है पहले बेटा अफ्रीका में सहारा मरुस्थल या ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, उसके बाद में कबीर का या दस्ते कबीर मरुस्थल बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? दस्ते कबीर मरुस्थल। और उसके बाद में थोड़ा आगे चलेंगे तो कहां आएगा बेटा जी? अपने पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या नाम हो जाएगा? चोलिस्तान। पाकिस्तान में चोलिस्तान। और अपने आएगा तो बेटा जी उसको क्या बोलेंगे? थार का मरुस्थल। क्या बोलेंगे बेटा? जिसे थार का मरुस्थल कहेंगे। तो ये चीज अपने को क्या रखनी है बेटा जी? ध्यान। और घग्गर के मैदान में अपने बेटा जी और किस नाम से जाना जाता है घग्गर के मैदान को? नहीं देखो वो घग्गर नदी के क्षेत्र हनुमानगढ़ में कहते हैं पाटिया नाली। तो अपने ध्यान रखना घग्गर का जो मैदानी अंचल है वो बेटा जी सरस्वती और बेटा जी अपने कौन सी, सर एक नदी चलती थी ऊपर में, याद करो कौन सी है? अरे मैं बोल रहा हूं, मैं पुराना नाम नहीं पूछ रहा, इसको दृश्यवती कहते हैं, वो नहीं पूछ रहा। ये दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है, एक अपने सतलज और एक अपने बेटा जी कौन सी है? अरे सतलज के अलावा कौन सी है सर? घग्गर। इन दोनों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है घग्गर दोआब। क्या कहलाता है बेटा? ये घग्गर दोआब। सतलज और घग्गर के मध्य क्या कहलाता है बेटा जी? ये तो यहाँ पे सतलज है, यहाँ पे जा रही बेटा घग्गर है, इसके मध्य का ये क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घग्गर दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। समझ गए? पक्का पक्का। तो ये और ये यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
रेवेरिना मृदा पाई जाती है जो गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैली है बेटा जी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती है रेवेरिना, मुख्य रूप से गंगानगर में, जहां पे गेहूं सर्वाधिक उत्पादित होता है। क्या होता है? गेहूं सर्वाधिक उत्पादित होता है। चलो आगे। हाँ, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? या बेटा जी ध्यान रखना, केवल एक सही है, क्योंकि यहां पे आएगा 9%, यहां पे आएगा 23%, यहां पे आएगा बेटा जी कितना? 6.89%। तो ये गलत हो गया। बाप बोल्डर, तो बाप बोल्डर बताया था अपने जोधपुर के फलोदी में परमो कार्बोनिफेरस काल में। कौन से काल में? परमो कार्बोनिफेरस काल में। क्या था बेटा जी? अरे क्या था? हाँ, तो बेटा जी हिमानीकृत गोल पत्थर पाए जाते थे, चिकने पत्थर, उनको क्या कहते हैं? बाप बोल्डर के लिए कहते हैं। सर बाप बोल्डर युग से संबंधित है, कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। 27वें जिले के रूप में कौन सा जाना जाता है बेटा जी? अपने भरतपुर से अलग हुआ था धौलपुरे, भरतपुर से अलग हुआ था धौलपुरे। हाँ बेटा जी, इधर किरण बता दे बेटा जी मुझे कि ये अपने कौन कौन से क्षेत्र थे और कौन कौन से जिले कब कब बने थे। कल मैंने बताया था कौन कौन से जिले थे, कब कब बने थे, बताना है, क्योंकि मैं कल बताया था बेटा जी। बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा जी। बोलो बोलो बोलो। किसी को नहीं आ रहा? कल मैंने बताया था क्या? बता बेटा। नहीं पूरे बता बेटा, मेरे को बलतान खड़ी हो जाएगा। बेटी बेटी बता दे, बता सारे बता दे। 1982 में कौन बन गया बेटा जी? अपने धौलपुर बन गया। और फिर 10 अप्रैल 1991 में कितने बने थे? 3। कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद। 12, दौसा और राजसमंद। उसके बाद में कौन से बने थे? कौन सा? 31वां जिला हनुमानगढ़, गंगानगर से अलग होकर के। फिर 32वां जिला करौली, सवाई माधोपुर से अलग होके। फिर 33वां जिला प्रतापगढ़। कौन सा था बेटा? प्रतापगढ़। ये मैंने कल बताया था बेटा, इसको देखा करो। 27, 28, 29, 30। तो धौलपुर, 12, दौसा, राजसमंद। ये 15 अप्रैल 1982, ये 10 अप्रैल 1991। फिर ये 12 जुलाई 1994, ये 19 जुलाई 1997। और ये 26 जनवरी 2008 को बेटा जी बना था अपना नया। उसके बाद में देखो 34वां बालोतरा था, 35वां ब्यावर, डीग, डीडवाड़ा, कुचामणे, कोटपुतली, बहरोड, खेतल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर। ये पढ़ लिया था। राजस्थान का आकार कैसा है बेटा जी? पतंगाकार और असम चतुर्भुजाकार है बेटा जी। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित कौन से यूरोपीय देशों में किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है। कौन सा हो जाएगा सर जी? 1 और 4 हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, जर्मनी, कांगो रिपब्लिक, नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड और जापान के अपने क्या है बेटा? बराबर है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था बेटा जी? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था सर जी? बेटा जी 1980 पक्का। हाँ, क्योंकि बेटा जी 49 में तो चालू हुआ था और 62 में बंद हुआ था और 87 में वापस चालू हो गया था। संभाग में जिलों का सही युग्म है बेटा जी, तो पहला ही सही है, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। ये अजमेर में पड़ते हैं बेटा सारे के सारे। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में नहीं है बेटा जी? तो कमलनाथ कहाँ है बेटा जी? अपने उदयपुर में। कमलनाथ है उदयपुर में, बाकी तीनों कहाँ हैं? सिरोही में हैं। नैन्सी के ख्यात में गोइलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 बताई है। टोड ने भी कितनी बताई हैं? 24 बताई हैं। और कवि राजा श्यामल दास ने कितनी बताई हैं? 36। श्यामल दास ने कितनी बताई हैं? 36। चलो आगे। मुणोत नैन्सी ने अपनी ख्यात, मुणोत नैन्सी की ख्यात में गोइलों की 24 और बाकी बेटा जी श्यामल दास ने कितनी बताई हैं? 36 बताई हैं। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह। चौहानों के वंश का क्रम क्या है? पहले पृथ्वीराज, फिर बेटा जयराज, फिर अनुराज, फिर विग्रहराज। ये बेटा जी क्रम से ही है, 1, 2, 3, 4। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या किया था बेटा जी? जलालाबाद। खैराबाद किसका था? सिवाना का। खिजराबाद चित्तौड़ का। मोमिनाबाद आमेर का। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। नाडोलसा का कीर्तिपाल चौहान बेटा जी। हमीर के किन 2 मंत्रियों ने गद्दारी की थी? रणमल और रतिपाल। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? नुसरत का। और बाद में युद्ध को लड़ा था? उलूग खां। ये मैंने बता दिया था।
भंडानको का दमन करने वाला कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय भंडानको का दमन करने वाला। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव सेकंड। कौन था? भीमदेव सेकंड। 78 की क्रांति के दौरान पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर का सावर्स, जयपुर का ईडन, बीकानेर का कोई नहीं था बेटा जी। जेडीओल कहाँ का था? सिरोही का था। तो बेटा जी ये अपना सही आंसर होगा, इसमें गलत। और जोधपुर का मेक मोशन। किसान आंदोलन देशी रियासत में बेटा जी सही नहीं है। नीमूचना, अलवर, डाबड़ा, डीडवाना, कुचामन में बेटा। डाबड़ा कहाँ है? डीडवाना, कुचामन में। दूधवा खारा बीकानेर में, बर्ड बूंदी में है। जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात कहाँ हुई थी? अकबर का किला मेघनीज दुर्ग, 10 जनवरी 1616। कब हुई थी बेटा जी? ये 10 जनवरी 1616 को हुई थी। हाल ही में यूनेस्को ने 6 पहाड़ी किलों को घोषित किया बेटा जी। चित्तौड़, कोमलगढ़, रणथंभ और आमोर, जैसलमेर और गागड़ोन, यही है बेटा जी 6 के 6। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाता है। दधी माता का मंदिर कहाँ बेटा? गोठ मांगलोद, नागौर में है। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? सर संगमरमर की जयपुर। और काले संगमरमर की बांसवाड़ा। काले संगमरमर की बांसवाड़ा में बनती हैं। और बेटा जी इसके अलावा ध्यान रखना, थाना गाजियावाल में लाल पत्थर की, और सफेद संगमरमर की जयपुर में, काले पत्थर की तलवाड़ा बांसवाड़ा में। भारत के संविधान में महिला सदस्य कितनी थी? 15। भारतीय संविधान को कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी। सही है? हाँ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहां से चयन हुआ था? पहले पश्चिम बंगाल से, बाद में बंबई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए थे? रूस से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए बेटा जी कहां से लिया गया था? अमेरिका से। भारतीय संविधान के गंभीर प्रभाव डाला था बेटा किसने? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था बेटा जी? अपने जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था बेटा जी? 22 जनवरी 1947 को। रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। पानी का क्वथनांक क्या होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि है बेटा जी? अपने कौन सी विधि है? हाँ, आसवन विधि। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं क्या? नहीं। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं क्या? अरे होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, सही है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, गलत। तो बेटा जी कौन सा हो गया? बी और सी। कहां है बेटा जी? बी और सी। भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन्हें आसानी से उल्टा नहीं जा सकता, उल्टा जा सकता है। भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, रंग, अवस्था नहीं बदलते हैं, बदलते हैं। क्या पूछा उसने? सही पूछा है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं? नहीं बनते हैं। तो यही क्या होगा बेटा इसमें? सही है गलत है? हाँ, ये भी गलत है। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, ये सही है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, पुराना ही पदार्थ रहता है। वेबसाइट क्या होती है बेटा जी? ये होती है बेटा जी वेब पेज का कलेक्शन। वेब पेज का कलेक्शन। अब देखो आज वाले प्रश्न। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? प्रथम चांसलर कौन था? आंसर देगा मेरे को, रुक जाओ बेटा, मनीष आंसर दे बेटा। दो आंसर दो। क्या सोच रहे हो मैं नहीं दूंगा? मैं कोई आंसर नहीं दूंगा बेटा जी, आंसर तुम्हें ही देना है। बताओ भाई। नहीं आ रहा? पक्का? हाँ सुनो बेटा जी, पहले तो ये पता होना चाहिए कि नरेंद्र मंडल क्या है। तो बेटा जी सुनो, जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय हर क्षेत्र में बेटा जी मंडल बनाए गए थे, तो उनमें से एक मंडल था नरेंद्र मंडल। तो इसमें प्रारंभ में तो बेटा जी वो अपने राजस्थान के बहुत सारा राजा गए थे, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अपनी तरफ से जाने वाला कौन था? गंगा सिंह था। कौन? गंगा सिंह था। तो बेटा जी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर भी किसे बनाया गया था? गंगा सिंह को। लेकिन आजादी से पहले इसकी मृत्यु हो गई थी, फिर इसका पुत्र कौन बेटा जी? शार्दुल सिंह के द्वारा आगे से क्या किया गया था? कंटिन्यू। तो कौन है बेटा जी? अपने गंगा सिंह। आगे देखो,
भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेटा जी सुनना, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे देखो, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति का विधिवत निर्वाचित घोषित किया। सुनो बेटा जी मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, सामने ध्यान दो। हाँ बेटा जी, उसको हटा दे, लाइव नहीं चल रहा, मैंने चालू ही नहीं किया, तू क्या देख रही है उसमें, उल्टा कर उसको। वो देख रही है लाइव भी चल रहा है क्या, मैं घर जाके देख लूँ, यहाँ सोल लेती हूँ। लाइव नहीं बेटा, इसको रिकॉर्ड करेंगे फिर बाद में डाल देंगे, जिन बच्चों को चाहिए होगा उनके लिए सामने देंगे बेटा सब कुछ। तुम्हें नींद आ रही है अभी तो आइए 15 मिनट पहले बेटा। तो देखो, संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946। कितना कब हुआ बेटा जी, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या हुआ, गठन। ठीक है सर, मान लिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई, पहली बैठक। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है सर, फिर ध्यान रखना बेटा जी अपने 13 दिसंबर 1946 को हुई बेटा जी अपने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करा, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करा। और फिर बेटा जी 24 जनवरी 1950 को अपने संविधान निर्मित हो गया, तो इसकी अंतिम बैठक का आयोजन हुआ। कब हुई बेटा जी ये, 24 जनवरी 1950 को। और अपनी इस संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया। शपथ 25 को उस दिन मतदाता दिवस बनाते हैं। 25 जनवरी को क्या लेता है बेटा ये, शपथ कब लेगा, 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि पहली बार बेटा जी इसको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को अपना पहला राष्ट्रपति। समझ गए, पक्का। और ये सांसदों द्वारा नहीं चुना गया है, ध्यान रखना, ये सांसदों द्वारा नहीं चुना गया है, ये संविधान सभा द्वारा चुना गया है। क्योंकि अभी तक निर्वाचन नहीं हुए, निर्वाचन 51 में होंगे, 51-52 में होंगे बेटा जी अपने निर्वाचन, किसके, सांसदों के। तो बाद में दोबारा चुने जाएंगे वो बेटा जी, वो सांसदों के द्वारा चुने जाएंगे। तो ये बात कंफर्म हो गई। 24 जनवरी को बेटा जी अंतिम अधिवेशन हुआ था, उसके बाद में संविधान सभा का बैठक नहीं हुई थी। फिर बेटा जी अपने किसका गठन हो गया था, सर इसको डिजोल्व कर दिया था, फिर चुनाव होकर के नई संसद बनी थी। आ गया हो। इस अंतिम अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को क्या घोषित किया गया था, राष्ट्रपति। दोनों के दोनों सही है बेटा जी। तो कहाँ है ये, 1 व 2 दोनों सही हैं। समझ गए सारी चीजें, बैठ गया खोपड़े में। आगे देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए बेटा जी, अपने आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। कनाडा से क्या लिया गया था, राज्यपाल का पद और संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का पद कहां से लिया था, कनाडा से। यूएसए से कुछ नहीं, यूएसए से मूल अधिकार, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोहरी नागरिकता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहां से थे, यूएसए से लिए गए थे। हाँ आगे जाओ। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्न में से अभी बता दिया। मौलिक कर्तव्य कहां से, रूस से। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वयन करने के लिए समिति के अध्यक्ष में से कौन थे। सुनो बेटा जी, कुछ प्रश्न आएंगे। क्या प्रश्न आएंगे, अपने संविधान में, मूल संविधान में एक प्रश्न पूछ रहा हूं बेटा जी मैं। हाँ उठा बेटा उसको। गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है, देख इधर देख, कैसा लग रहा है, बढ़िया। इतनी भीड़ में भी तू सोली बेटा, तेरे प्रतापगढ़ के टैलेंट को सलाम है भाई। मास्टर धड़ाधड़ बोले जा रहा है, अपने को कोई मतलब नहीं है। एक झपकी निकाल लो, इधर देखेगा तब तक 15 मिनट बाद में इधर देखता है। ये पढ़ाने से मतलब है इसको। तो 15 मिनट में जब तक नींद निकाल के फटाक से आ गई, पानी पिलाओ इसको। अब तुम इधर देखो बेटा, वो पानी पी लेगी। हाँ तू बेटा तू देख इधर। अपने मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे बता दे एक बार, छोटे छोटे, गिनती कितनी थी उसको बताने दे बेटा। हाँ 10, 11, 8, 7 कितने थे, 11। रुकना बेटा जी। हाँ बेटा, कीर्ति कितने थे, 11 थे। हर्ष बेटा, हाँ गधड़ो थे ही नहीं है। अरे गधड़ो, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो 100 तो तुम भी रहे हो। तो ध्यान रखना बेटा जी, 100 तो तुम भी रहे हो। उस छोरी को देश दे रहे हो, उसको पता नहीं कम से कम 100 तो रही है, कुछ तो कर रही है। तुम तकिया लेके फैली जाओ। कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन 1976, स्वर्ण सिंह समिति। ये याद रखो, स्वर्ण सिंह समिति।
और उत्तर बता के 3 बार मुंह को टेढ़ा और करिए। 11। इतना बेटा जी तो गलत बता रहे हो। कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कईयों को भी नहीं पता थे, उनको पूछता तो भी उनको नहीं पता थे बेटा जी, है ना, खुश मत हो तुम। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने बेटा? 10। कितने जोड़े थे? 10। फिर बेटा जी अपने 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था सर? वो शिक्षा का अधिकार वाला है। तो कौन सा था? 11वां कब जोड़ा था बताओ, देखिए मुझे। 86वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? लगाओ, देखें तुक्के मारो तुम बेटा जी, सारे बोल दिए मैंने, है ना। इधर आ जाओ। अब ये क्या बोल रहा है कि जो क्रियान्वित हुआ था बेटा जी, करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा है? मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर करण सिंह। कौन है बेटा जी? एम लिंगदेह है, एस सेशन और डॉक्टर जे.एस. वर्मा। तो डॉक्टर करण सिंह थे बेटा इसके अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर करण सिंह इसके अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना ये जोड़े की समिति की सिफारिश पर गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और सुनना, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं बेटा जी? ये वाद योग्य नहीं, इसका मतलब है तुम इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हो। समझ गए? न्यायालय में नहीं जा सकते हो। ये बेटा जी तुम्हारे खुद के कर्तव्य हैं जो तुम्हें मानने होंगे। समझ गए? चलो आगे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के कौन थे? जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? बेटा संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन देखो बेटा जी, इनमें से देखो। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। ध्यान रखना ये संविधान सभा का गठन हो गया था 6 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में संविधान का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनी थी। कौन सी? प्रारूप समिति। और उस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। तो ये ध्यान रखना। तो संविधान सभा में किन देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। सुनना बेटा जी, हैदराबाद का जो निजाम था वो बेटा जी अपने कहां पाकिस्तान में मिलना चाहता था या स्वतंत्र रहना चाहता था? फिर बेटा जी यहाँ पे कि जूनागढ़ वाला भी बेटा जी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, कश्मीर वाला कहीं नहीं मिलना चाहता था। तो ये कश्मीर वाला हरि सिंह था, वो तो बाद में बेटा जी लास्ट में साइन कर देता है। एक इनमें से जूनागढ़ को बेटा जी जनमत संग्रह के आधार पर, किसके आधार पर है? जनमत संग्रह के आधार पर वहां के लोगों में मत करा करके कहां मिलाया गया? राजस्थान में। और बेटा जी हैदराबाद में पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस कार्यवाही द्वारा आर्मी को ऑपरेशन चलाया था। कौन सा? हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार था या कुछ और था? एक ऑपरेशन चला था बेटा जी जिसके आधार पर हैदराबाद को निजाम भाग करके पाकिस्तान चला गया था और हैदराबाद कहां मिल गया था? भारत में। और इसी आधार पर ऐसे ही बेटा जी अपन ने तीनों में से 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसके मुद्दे को यूएन में लेके गए थे, आज तक यूएन में ही है, सोल्व नहीं हुआ। निम्न में से कैबिनेट कमीशन 1946 का सदस्य नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, स्टेफन क्रिप्स, अलेक्जेंडर माउंटबेटन। क्योंकि माउंटबेटन तो उस समय अपने वायसराय हुआ करते थे बेटा जी। कौन थे? वायसराय। तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, कैबिनेट मिशन का मतलब क्या पता तुम्हें? ब्रिटेन में 1944-45 में जब बेटा जी ये युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी, इसको मजदूर दल बोलते हैं बेटा जी। क्लीमेट एटली वहां के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। कौन बनता है बेटा जी? क्लीमेट एटली। और क्लीमेट एटली ने बेटा जी वादा किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं भारत के स्वतंत्रता के बारे में एक कमेटी का गठन करूंगा जो बताएगी कि भारत को आजाद कैसे करना है। और उसी के आधार पर बेटा भारतीयों ने उसके समर्थन में वहां प्रचार किया था, तब जीता था वो। ध्यान रखना, अपने प्रचारक गए थे बेटा जी किसका? क्लीमेट एटली का प्रचार करने गए थे। तो यहाँ पे क्लीमेट एटली जीतता है, लेबर पार्टी का बेटा ये बनता है। और फिर इसके द्वारा अपने मंत्री, मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। तो उसकी जो कैबिनेट मंत्री थी, उन कैबिनेट मंत्रियों की बेटा जी क्या बनाता है? एक समिति जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर थे।
कौन थे? ये तीनों आए थे बेटा जी अपने समिति लेकर, और फिर वो आकर के देते हैं कौन सी योजना? सर वो योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, जिसको कैबिनेट मिशन भी बोलते हैं। और उसके आधार पर भारत में बेटा जी प्रांत और रियासतों में मिलकर के क्या बनाई गई थी? सर दो सभाएं बनाई गई थी, और दोनों मिलकर के बेटा जी एक संविधान सभा का गठन करने की बात इसने कही थी। तो ये अपने बेटा जी क्या आंसर हो गया इसका? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय था, सदस्य नहीं था। आगे देखो, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम किया था? तो स्वराज दल। सबसे पहले स्वराज दल के द्वारा बेटा जी अपने शुरू में 1921 से 30 के मध्य ही क्या कर लिया था कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, और वो ऐसा संविधान लिखे जो भारतीयों के अनुरूप हो। तो संविधान सभा की मांग पहले ही हो गई थी। समझ गए? पक्का? आ जाओ बेटा जी, रुकना, कोई नहीं बोलेगा बेटा जी, पीछे से दो देंगे छोरे, इसका सोच और आंसर दो। क्या आंसर आया? ए वाला लॉक कर दूं यार, रिवा उपाध्याय? हाँ देखो बेटा जी, मैं वोट करा लेता हूँ। मुकुट बिहारी भार्गव वाले कौन कौन है? अरे मुकुट बिहारी भार्गव वाले कौन है? 1 2 3 4 5। और हरिभाऊ उपाध्याय वाले कौन कौन है? वेरी गुड बेटा, सारे गधे हो तुम। इधर सुनो, हरिभाऊ उपाध्याय बेटा जी अपने क्या बेटा जी अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे, जिसे बोलते हैं धारा सभा। क्या बोलते हैं? धारा सभा। ऑनलाइन गधा बोलो बेटा, जब सर्टिफिकेट में लिखाना पड़ेगा तुम्हें। क्या है बेटा जी? ये धारा सभा। और धारा सभा में कितने सदस्य थे? 30। उसके एकमात्र थे बेटा जी। ये क्या बोल रहा है? संविधान सभा में यहां से चुनकर कौन गया था? तो संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा से गया था मुकुट बिहारी लाल भार्गव या माथुर। कौन गया था बेटा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव या माथुर यहां से संविधान सभा में चुनकर गया था। राजस्थान से कितने जने गए थे? कुल 13 जने गए थे, कई जगह 12, कई 13। और महिलाएं कितनी थी? 15। तो उनमें जो चुनकर गए थे, बलवंत सिंह मेहता याद करो, और बेटा जी अपने माणिक्यलाल वर्मा याद करो, सर अपने हीरालाल शास्त्री याद करो। गया था क्या? मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं भर दो, हाँ कर दो। तो जयपुर से कौन कौन गए थे? CS वेंकटाचारी। कौन गया था? CS वेंकटाचारी। जयनारायण व्यास गया था? लगाओ, देखिए तुक्के लगाओ, तुम्हारी हड्डियां छील दूंगा मैं, सारा बता रखा मैंने। कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है इनमें से? कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है? वाईमैक्स, वाईफाई, और ट्विस्टेड पेयर, और ब्लूटूथ। बेटा जी ये तीनों तो हैं। ये तीनों तो क्या होते हैं बेटा जी अपने? सर ये वायरलेस हैं, मतलब जिसमें वायर नहीं लगता है। तो वाईमैक्स होता है, उसके अंदर बेटा जी क्या लगता है? वायर की आवश्यकता होती है। इन तीनों में वायर की आवश्यकता नहीं होता है। ये बेटा जी इसी बार का टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल के पेपर में आया था। तो तुम्हारे सूचना और प्रौद्योगिकी सिलेबस में रीट वालों के ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संचार का घटक नहीं है? प्रोटोकॉल रिसीवर, स्कैनर। स्कैनर के लिए डेटा संचार की आवश्यकता नहीं है। स्कैनर तो आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है बेटा? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोटोकॉल रिसीवर और प्रेषक चाहिए। अरे इनपुट, स्कैनर आउटपुट नहीं है। हाँ इनपुट डिवाइस है बेटा। स्कैनर क्या है? इनपुट। ये तीनों क्या है? इंटरनेट चलाने के लिए चाहिए। क्या चाहिए बेटा जी? इंटरनेट चलाने के लिए चाहिए। आगे देखो, होस्ट जिंदा है या नहीं इसकी जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वह कमांड लाइन यूटिलिटी है। अरे कोई होस्ट था, होस्ट मतलब कोई किसी इंटरनेट का यूजर था, बहुत दिन से वो इनएक्टिव है, पता करना है कि मरा कि नहीं मरा। मैं नहीं बोल रहा बेटा। हाँ तो बेटा जी क्या करेंगे? बेटा जी करेंगे अपने PING। व्हाट इज दिस PING? कोई फुल फॉर्म बता रहा मुझे PING की? PING पिताजी इन्हें नेबर घरे। गधेड़ो आ जाओ। क्या बेटा? पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। और इससे कमांड का उपयोग करके नेटवर्क में होस्ट की उपलब्धता की जांच की जाती है।
क्या फुल फॉर्म बेटा जी इसकी? पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। समझ गए बेटा जी? हाँ आ जाओ। इथरनेट किसका अलग नाम है? इथरनेट 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 देखो, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पिनोटेक एरिया नेटवर्क। ध्यान रखना, इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क को इथरनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? इथरनेट भी कहते हैं। किसको? लोकल एरिया नेटवर्क को इथरनेट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। किस टोपोलॉजी में सारी डिवाइस सेंट्रल हब से तो बेटा जी स्टार बनेगा। क्या बनेगा? देखो बेटा जी, टोपोलॉजी मतलब इंटरनेट, बहुत सारे इंटरनेट को जोड़ना है। तो बेटा जी एक सेंटर में और बहुत सारे उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या बनेगा ऐसा? स्टार। तो स्टार टोपोलॉजी कहते हैं बेटा उसे। क्या कहते हैं उसे? स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। NAT से क्या तात्पर्य है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहां है बेटा जी? ये रहा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका उपयोग किया जाता है बेटा जी किसके लिए? नेटवर्क के ट्रांसलेशन के लिए। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ना क्या कहलाता है? गेटवे। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से डाटा बेटा संचारित करना क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने के और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो बेटा जी वो है मॉडेम और मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। इसके माध्यम से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या टेलीफोन पर क्या कर सकते हो? तुम्हें इंटरनेट चला सकते हो। समझ गए? पक्का। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार, निम्न में कौन सा एक नेटवर्क का प्रकार है? तो बेटा जी पेन आ गया। होता है क्या बेटा? रेप्टा दूंगा बेटा जी, सुनो। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? तो रिंग, बस, स्टार और पेन। अभी पढ़ा था बेटा जी अपन ने, सर बस भी पढ़ा था मैंने, बेटा जी क्या है? रिंग भी पढ़ा था मैंने। अब मैं तुम्हें बता दूं बेटा जी, नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो ये नेटवर्क का प्रकार नहीं है, उसमें आएगा बेटा जी पेन। क्योंकि पेन बेटा जी क्या है? सर ये क्षेत्र को बताने वाला है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये तीनों नेटवर्क के प्रकार, वहां पे क्या आएगा? नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का। नहीं तो बेटा ये सारी टोपोलॉजी है, तो वो वही पूछ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का जाल, इंटरनेट का जाल नहीं। ये क्या है? इंटरनेट का जाल है। पर्सनल एरिया नेटवर्क है बेटा जी, लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये इंटरनेट का जाल है, ये कंप्यूटर का जाल पूछ रहा है। ध्यान रखना इस चीज का। ये बताओ हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हाँ, तो हरमाड़ा का युद्ध मैंने पूछा है कब हुआ था? हरमाड़ा युद्ध, ये तुम आंसर बताना, मैं बता दूं। हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था किसमें? हाजी खां और उदय सिंह में। इसमें हाजी खां की क्या हुई थी? विजय हुई थी। हाजी खां की क्या हुई थी? विजय। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में घोषित कर लिया था? शहजादा अकबर। किसने भेजा था? औरंगजेब ने। औरंगजेब का पुत्र है। किसका पुत्र है बेटा जी? औरंगजेब का पुत्र है, जो शहजादा अकबर था, जिसको अकबर सेकंड बोलते हैं, वो आया था। और उदयपुर वालों ने, मारवाड़ वालों ने बोला कि हम तेरे को राजा मान लेंगे। तो बेटा जी किससे विद्रोह कर ले? आप जहांगीर से या औरंगजेब से? औरंगजेब से। उसने औरंगजेब से विद्रोह कर लिया। औरंगजेब ने एक चिट्ठी डलवा दी बेटा इसके कैंप में कि बेटा बहुत बढ़िया काम करा, दोनों को एक ही जगह बुला दिया। रात को ही दोनों भग गए बेटा जी चप्पल लेके। कौन दोनों? कौन कौन था? राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ था। अजीत सिंह उसके साथ था। अजीत सिंह को राजा कौन होना था? दुर्गादास राठौड़ से बनाता है बेटा जी। तो ये तीनों के तीनों छोड़ करके भाग गए थे। फिर वापस से अकबर जाता है, उनसे बोलता है कि मैंने कोई क्या नहीं किया, तुमसे गद्दारी नहीं की। फिर यहां से निकल करके बेटा ये गुजरात की ओर चला जाता है और दक्षिण अभियान पर चला जाता है। फिर कौन? अकबर। तो ध्यान रखना है अकबर ने। और अपनी दो बेटे थे, एक बेटा और बेटी। क्या नाम था? दुर्गादास को सौंप कर जाता है अपना एक बेटा और एक बेटी दुर्गादास को। और फिर उसको छोड़ने के लिए, वो सपुर्द करने के लिए औरंगजेब क्या करता है? इससे संधि करता है। बहुत जोरदार नाम था दोनों का, याद कहां?
विधि बोल रहे हैं जोरदार तो था बट हमें याद नहीं है। बेटा जी सारे अभी रुक जा, खड़े आ जाओ बेटा जी, बोलना मत, चुपचाप रहो थोड़ी देर। औरंगजेब ने मेवाड़ पर सेना अपने बेटे शहजादे अकबर के नेतृत्व में भेजी थी। मेवाड़ में औरंगजेब के विद्रोही राज सिंह और दुर्गादास थे। औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर मेवाड़ के शासक राज सिंह की ओर से मिल गया। कूटनीति का प्रयोग करके औरंगजेब ने शहजादा अकबर को राज सिंह से दूर कर लिया था, लेकिन औरंगजेब ने इस अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक राज सिंह की 1680 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में स्वयं को क्या घोषित कर लिया था, सम्राट, और अपने नाम के यहाँ पे क्या जारी किए थे, सिक्के व खुतबा जारी किया था यहाँ पे बेटा इसने, समझ गए। चलो आगे। किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था, भावभट्ट ने। भावभट्ट ने अपने ग्रंथों का नाम किसके नाम पे रखा था बेटा जी, अनूप सिंह के नाम पे रखा था। किसके नाम पे, अनूप सिंह के नाम पे रखा था। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था गंगा सिंह का बेटा शार्दुल सिंह। गंगा सिंह का बेटा शार्दुल सिंह बेटा जी अपना क्या था, शासक। कभी, स्वतंत्रता के समय, समझ गए। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल ने स्वयं को महारावल का ताज पहनाया था, भील को। बांसवाड़ा कोटा, बांसवाड़ा कोटा, हाँ बांसवाड़ा बेटा जी ध्यान रखना। अपने जगमाल सिंह ने बांसिया भील, कौन सा भील है, बांसिया भील को हरा करके वहां पे अपने राज्य का बेटा जी स्थापना करके खुद को क्या बोला था, महारावल बोला था। किसने बेटा जी, जगमाल ने। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी अर्थुणा बटा, अर्थुणा बांसवाड़ा। वागड़ में जो परमार थे ना, उन परमारों की राजधानी क्या हुआ करती थी बेटा, वागड़ के परमारों की अर्थुणा बांसवाड़ा हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी, अर्थुणा बांसवाड़ा परमारों की राजधानी हुआ करती थी। चलो आगे। धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल, शूटिंग लॉन्च के रूप में निर्मित करना, याद करो कि शाहजहां आएगा शिकार के लिए, तालाब ए शाही। तो तालाब ए शाही कहां है, धौलपुर में। और ये किसके लिए निर्मित हुआ है बेटा जी, सरजीए शाहजहां के लिए निर्मित हुआ है, धौलपुर में। तालाब ए शाही धौलपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण फिरोज शाह के द्वारा करवाया गया था 1286, तो ध्यान रखना फिरोज शाह के द्वारा। और इस झील के ऊपर 1622 में एक भव्य इमारत है जिसका निर्माण शाहजहां के लिए जहांगीर के मनसबदार साले खान ने बनवाया था बेटा जी। साहिल खान था पूरा, साला नहीं है बेटा जी, सोहेल खान। और आजकल यह विश्राम गृह के रूप में काम आ रहा है। धौलपुर जिले में स्थित पंचकुंड को, जो मचकुंड है, पंचकुंड नहीं बेटा, वो क्या है ये, मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। पंचकुंड नहीं है, मचकुंड धौलपुर। कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के रूप में जानी जाती है, तो अपने महाकवि माघ की नगरी के नाम से कौन चर्चित है, भीनमाल जालोर को। इसके अलावा भीनमाल को बिजोलिया शिलालेख में श्रीमाल कहा गया है बेटा जी। क्या कहा गया है, श्रीमाल। और जालोर को जवालीपुर कहा गया है बेटा जी। क्यों, यहाँ पे जवाली ऋषि के द्वारा क्या की जाती थी, तपस्या, तो उसी के नाम पे बेटा जिसका नाम क्या पड़ा था, जवालीपुर। और बेटा सिरोही को पहले किस नाम से जाना जाता था, अर्बुद प्रदेश या अर्बुद प्रदेश, या इसी का दूसरा नाम था चंद्रावती। क्या कहते थे बेटा से, चंद्रावती के नाम से भी जानते थे सिरोही को। और बेटा आबू को ही कहते थे बेटा अर्बुदाचलिया, बेटा जी क्या, आबू गुलाब, अर्बुदाचलिया आबू गुलाब कहते थे बेटा जी किसको, आबू को। कहां पे, सिरोही में। और बेटा रणकपुर को कहते हैं बेटा जी मंदिरों की भूमि या खंभों की भूमि। क्या कहते हैं, खंभों की भूमि, क्योंकि 44 खंभों वाला रणकपुर जैन मंदिर यही है, 1444। आगे चलते हैं। अंग्रेजी पत्र, पीप समाचार पत्र, तो मैंने बताया था जयनारायण व्यास के द्वारा दिल्ली से, ये भी ध्यान रखना। जयनारायण व्यास ने प्रारंभ में तो बेटा जी तरुण राजस्थान का संपादन किया। क्या किया था बेटा जी, तरुण। फिर उसके बाद में राजस्थानी भाषा का पहला आंगी बाण, राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था आंगी बाण। और आंगी बाण को भी कौन कर रहा था बेटा जी, अपने जयनारायण व्यास। उसके बाद में बेटा जी उनके द्वारा अपने अंतिम समय में कौन सा किया गया बेटा जी, पीप। और ये अंग्रेजी का था, किसका था, अंग्रेजी का। कहां से प्रकाशित होता था, दिल्ली से। तो बेटा ध्यान रखना जयनारायण व्यास के द्वारा पीप समाचार पत्र दिल्ली से प्रकाशित किया जाता था। चले आगे। हाँ सर। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष तो बेटा बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। क्यों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इसी के घर पे हुई थी।
ठीक है, तो बेटा जी किसको बनाया गया था अध्यक्ष? बलवंत सिंह मेहता। लेकिन कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी चाहिए। अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता, जो संविधान सभा के रूप में बेटा जी हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया। महामंत्री ये पूछा था बेटा जी कि भूरेलाल भैया क्या थे? उपाध्यक्ष। महामंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। और 1941 में प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में कहां हुआ था? उदयपुर में। और अस्थायी कार्यालय कहां बनाया था बेटा इसका? अजमेर में, क्योंकि प्रारंभ से क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और जिसमें आचार्य JB कृपलानी भी आए थे और विजय लक्ष्मी पंडित आई थी। उद्घाटन में कौन आया था? JB कृपलानी। और एक कौन आई थी बेटा? विजय लक्ष्मी पंडित। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? सोचो समझो और फिर आंसर देना। मेवाड़ प्रजामंडल से थी बेटा। कहां से थी? सुशीला और भगवती अपने मेवाड़ प्रजामंडल से थी। किशोरी देवी का संबंध अपने शेखावाटी से है। कहां से बेटा जी? शेखावाटी से किशोरी देवी का संबंध बेटा जी। ठीक है, इसके अलावा बेटा जी एक और थी, कौन है? उत्तमा देवी भी अपने शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित थी। महिलाएं लिमिटेड है। प्रजामंडल नेता और निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोई नहीं बोलेगा बेटा जी, हड्डियां तोड़ दूंगा, रुक जाओ। अरे रुक जा, हाँ तू रुक जा, यही बता रही, तू ही बता। हाँ बिल्कुल, करौली का त्रिलोकचंद मात्र बिल्कुल सही है। हाँ अरे रुक जा रुक जा, उसको बोलने तो दो। एक ही तो आता है पूरे पूरे पेपर में, इसको ये समझ में आ रहा है कि करौली का त्रिलोकचंद मात्र था। बेटा वो गलत पूछा है, अब बता। अरे उसको बताने दो। हाँ बांसवाड़ा वाला, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी था। चलो ये भी कर दिया मैंने, अब बता अगला। हाँ बेटा जी जैसलमेर का मीठालाल व्यासी था। हाँ प्रतापगढ़ का गलत है, रुको। प्रतापगढ़ का, तुम सारे प्रतापगढ़ के निवासी हो? हाँ अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। प्रतापगढ़ में हाँ बेटा सुतार, पीयूष सुतार। दौलत सिंह कौन? दादाजी का नाम ले लिया क्या? दो जनों ने मिलकर की तो नाम बता। दो जनों ने मिलकर तो कल यहाँ पे एक बोतल भी खोली थी, तो वो थोड़ी बता दूंगा। एक अक्षर क्या बताऊंगा बेटा जी? अरे चुन्नीलाल अमृतलाल पाठक। एक क्या नाम था? चुन्नीलाल। एक अमृतलाल पायक बेटा जी। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की, फिर बोलते हो प्रतापगढ़ की बुराई करते हो, तुम्हें खुद खुद को ही नहीं पता बेटा जी। तो कौन है? चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक, दो व्यक्ति हैं। आगे देखो, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान आंदोलन से थे? तस्सीमो घटना धौलपुर में हुई थी। धौलपुर की तस्सीमो घटना। और बेटा जी ध्यान रखना, कौन थे ठाकुर? पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह। इंपॉर्टेंट बेटा, कौन सी घटना? तस्सीमो घटना। पूछ लेता है किस रियासत से संबंधित है? धौलपुर रियासत से संबंधित है बेटा जी तस्सीमो घटना। आगे चलो, गलत। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल चौथा नहीं कब से हो गया इसका? तो वो था ना नैनूराम शर्मा। सही है या ये गलत है? अब देखो, करौली प्रजामंडल है त्रिलोक चंद्र महतो, अलवर प्रजामंडल है हरिनारायण शर्मा, और झालावाड़ प्रजामंडल है पन्नालाल त्रिवेदी। मुझे बताओ इसमें गलत क्या है? झालावाड़ में मीठालाल आ गया, जैसलमेर में था। अरे इसको पानी पिलाओ रे 1 लीटर। हाँ है, सही है। बूंदी का कांतिलाल चौथा नहीं था? हाँ। करौली का त्रिलोचन माथुर था। अलवर प्रजामंडल का हरिनारायण शर्मा था, या भरतपुर का था? गोपीलाल यादव था। अलवर का हरिनारायण शर्मा था। और झालावाड़ प्रजामंडल का ये तो नहीं था, मैं बता दूं तुम्हें। अब तो अरे तुम्हें नहीं बताना। अरे रुक जा, देख ले पानी पीते ही आंसर आया है। मैं गलत नहीं बोलता हूं। तब्बू ने जैसे घूंट ली मांगीलाल जी बाहर आ गए। तो मांगीलाल भव्य, इसकी बोतल खुली रख, गत्र खुली रख बेटा जी। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को कब हुई थी? 25 नवंबर 1946 को हुई थी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में गठित हुई थी। इसमें कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त था। मतलब राजा के कहने पर यह प्रजामंडल स्थापित हुआ था, झालावाड़ प्रजामंडल। क्या याद रखना है बेटा जी? मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम, 3 आदमी याद रखने हैं। क्या बोलूं मैं तुम्हें? कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। उस प्रजामंडल का नाम
तो लिख कीजिए जिसकी स्थापना मग्घाराम वेद और लक्ष्मीदास स्वामी ने की थी बेटा जी। तो पता है सबको बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है बेटा। मग्घाराम वेद तो कहां संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। ये उपाद्र में नहीं आता बेटा, किस में आता है? अर्ध शुष्क। टोंक, भीलवाड़ा और दौसा बेटा जी किस में आते हैं? उपाद्र। राजस्थान को कितने में बांटा गया है? 5। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। समझ गए? तो बेटा शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का फलोदी का थोड़ा क्षेत्र। अर्ध शुष्क में हनुमानगढ़, गंगानगर, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, पाली, नागौर, अपने बेटा जी डीडवाना, कुचामण, नीचे आ जाओ ब्यावर का कुछ भाग। इसके अलावा बेटा जी इधर आ जाओ बेटा जी बालोतरा वाला क्षेत्र, जालोर वाला क्षेत्र, सिरोही का आधा भाग। ये किस में आते हैं बेटा जी? अर्ध शुष्क में आते हैं। किस में आते हैं? अर्ध शुष्क में। अरावली वाले की बात करें बेटा जी अपने अजमेर ले लो, जयपुर ले लो, इसके अलावा बेटा जी अपने दौसा वाला क्षेत्र ले लो, थोड़ा सा ऊपर बेटा जी कोटपुतली, बेरड़ ले लो, खेरतल, तिजारा ले लो, नीचे राजसमंद ले लो, उससे नीचे आ जाओ बेटा जी अपने उदयपुर का कुछ क्षेत्र ले लो। ये उपाद्र वाले में, अरावली वाली उपाद्र में आता है बेटा। उसके बाद में आते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंदर बेटा जी अपने अलवर, भरतपुर और बेटा जी ये करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, इसके नीचे बूंदी पूरा का पूरा बेटा उपाद्र में इसमें आता है। किसमें? आर्द्र में आता है। उसके अलावा बारां का उत्तरी भाग ले लो, अपने भीलवाड़ा का उत्तरी भाग ले लो, चित्तौड़ का उत्तरी भाग ले लो, और राजसमंद का बचावा ले लो, उदयपुर ले लो, सलूम्बर ले लो। और बेटा जी ये पूरा का पूरा भाग किसमें आता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, और इसके अलावा झालावाड़ पूरा और कोटा बारां का दक्षिणी भाग। ये दोनों किसमें आते हैं बेटा जी? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। आगे देखो, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान कौन से महीनों में पाया जाता है? न्यूनतम दैनिक तापमान जनवरी फरवरी में न्यूनतम दैनिक तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक कब पाया जाता है? मई जून। सर्वाधिक कब पाया जाता है? मई जून में। न्यूनतम कब पाया जाता है? जनवरी फरवरी में। आगे चलो, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर में। तो वाष्पीकरण सर्वाधिक कहां पाया जाता है? जैसलमेर में, क्योंकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां पाया जाता है? जैसलमेर में। सर्वाधिक वाष्पीय तापांतर कहां पाया जाता है? चूरू में। समझ गए? क्या बात है। BWHW प्रदेश के अंतर्गत कौन से आते हैं? BWHW जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली। बेटा सब ये उदयपुर, डूंगरपुर और करौली। डूंगरपुर तो आता है AW में, और उदयपुर और करौली किस में आते हैं बेटा जी? CWG में। किस में आते हैं? CWG में। अजमेर और धौलपुर और करौली CWG के हिस्से में बेटा। कहाँ है ये? CWG के हिस्से में बेटा जी। और जोधपुर, पाली, जालौर बेटा ये BSHW में आते हैं। किस में आते हैं? BSHW में आते हैं। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम कब चला था? 11 जिलों में चला था 1974-75 में। प्रश्न आता है, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम कब चला था? 1974-75 में चला था। कहां चला था बेटा जी? 11 जिलों में। कितने जिलों में चला था? 11 जिलों में। ध्यान होना चाहिए, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, बारां और अजमेर, इन 11 जिलों में चला था। और वर्तमान में बंद है। और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50% वित्तीय भागीदारी थी। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50% वित्तीय भागीदारी थी। ध्यान रखना इस चीज का। चलो आगे। 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई में कहां से गुजरती है? सुना बेटा जी, 1000 मिलीबार समदाब रेखा अपने जुलाई में कहां से गुजरती है? तो बेटा जी ये उदयपुर, चित्तौड़, कोटा और बारां से। अब सुनो बेटा जी, इसका आंसर होगा ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। कौन सी है? 1000 मिलीबार रेखा। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, इधर आओ। जुलाई माह में गुजरने वाली समवायुदाब रेखाएं वो 1000 तो मैंने बता दी। इसके अलावा 997 मिलीबार रेखा जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये ऐसे गुजरती बेटा। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। 998 बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू।
कहां बेटा जी, देखो बाड़मेर, बाड़मेर से जोधपुर, नागौर, चूरू ऐसे गुजरती है राजस्थान में। कौन सी बेटा जी, 998। 999 कहां से गुजरती है बेटा जी, देखो जालोर, पाली, अजमेर। तो इसके जस्ट आगे जाएंगे तो 1000। तो इधर आओ, जालोर से नीचे आते ही कौन सा, सिरोही। जालोर से इधर आते ही सिरोही। तो इधर आते बेटा जी, जालोर से इधर आए सिरोही, सिरोही के इधर है उदयपुर, उदयपुर के इधर है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से इधर झालावाड़, सीधी रेखा गुजर गई बेटा जी। तो बेटा जी ये 1000 मिलीबार रेखा है। और फिर जनवरी माह की अलग पूछता है, ये जुलाई माह की थी। जनवरी माह में देखो तापमान कम, वायुदाब, तापमान कम है, वायुदाब ज्यादा कम। सुनो, अब सुनो बेटा जी, जब जब वायुदाब बेटा जी अपने तापमान बढ़ता है, वायुदाब कम होता है। जैसे जैसे बेटा जी तापमान में कमी होती है, वायुदाब में वृद्धि होती है। तो यहां पे जनवरी में तो वायुदाब क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तापमान कम हो गया तो वायुदाब ज्यादा। तो 1018 मिलीबार रेखा अपने जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, झालावाड़ और चित्तौड़ से गुजरती है। और 1019 मिलीबार रेखा बीकानेर, चूरू और सीकर से। सर्दियों में 2 गुजरती हैं, 18, 19। और गर्मियों में बेटा जी 97, 98, 99 और 1000 गुजरती है। हाँ बिल क्या, नहीं बेटा सुनना, 1000 जनवरी नहीं, जनवरी की 1000 अलग होगी और अपने इसकी अलग होगी, ध्यान रखना इस चीज का। सेम नहीं होती है बेटा जी, हर 1000 भी तो गुजरेगी राजस्थान से, ऐसे थोड़ी ना मिलीबार रेखाएं अलग अलग होती हैं। तो जैसे कर्क रेखा से दूर जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा, और जैसे पास आएंगे बढ़ता जाएगा। सर्दियों में अलग होता है और गर्मियों में अलग होता है। चलो आगे। मानसून विस्फोट के बाद 2-3 सप्ताह तक वर्षा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, मानसून का प्रतिच्छेदन। ठीक है बेटा जी। अचानक से तेज बारिश हुई, उसको बोलते हैं मानसून का विस्फोट, या बेटा जी क्या होता है वो, प्रस्फोट बोलते हैं उसको। और फिर धीरे से बरसात रुक गई कुछ दिन के लिए, तो उसे क्या कहते हैं सर, प्रतिच्छेदन कहते हैं। कि कुछ समय रुकना फिर आना, कुछ रुकना फिर रुकना। और बेटा इसे क्या कहते हैं, मानसून का प्रतिच्छेदन कहते हैं। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है, जयपुर में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है, जयपुर में। भारत में कहाँ है, गोवा में, ध्यान रखना, या महाराष्ट्र में, गोवा में है बेटा। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है, गोवा में। और अपने राजस्थान में कहाँ पे बेटा जी, मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष है, सोचने की जरूरत नहीं बेटा जी, 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, 33। कुछ तो इजी भी आएंगे। राजस्थान में जोधपुर से 8 किमी पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था, कायलाना झील, सर प्रताप। और बेटा इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं, इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। और बेटा जी प्रताप सिंह को मारवाड़ का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। प्रताप सिंह को मारवाड़ का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और ये किसके भाई थे, सर प्रताप, सर प्रताप सिंह। बिल्कुल, जोधपुर किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसी के द्वारा बेटा जी क्या लाई गई थी अपने, सर जी ये लाई गई थी अपने 8 किमी पश्चिम में कायलाना झील का निर्माण कराया गया था सर प्रताप के द्वारा। 2 आंसर मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ बेडच बेसिन, प्रसिद्ध पुस्तक प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ बेडच बेसिन साउथ राजस्थान निम्न में से किसने लिखी थी, जीएन शर्मा, आरसी अग्रवाल, दशरथ शर्मा, वीएन मिश्रा। तो मुझे बताओ बेटा जी कौन होना चाहिए इसको, वीएन मिश्रा के द्वारा लिखी थी बेटा जी। किसके द्वारा, वीएन मिश्रा के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक है, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ बेडच बेसिन, क्योंकि बेटा इसका उत्खनन करता संबंधित कौन है, वीएन मिश्रा ही है। तो इसी के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखो, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान से संबंधित ही नहीं है, जायल, हुंसी, जनकपुरा और अमरपुरा। ये तो है बेटा जी, हुंसी पता नहीं कहाँ का है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना बेटा। जिसमें निम्न में से कौन सा पुरातात्विक राजस्थान से, तो जायल भी है, जनकपुरा भी है और बेटा जी अपने अमरपुरा भी है। सारे अपने पुरातात्विक स्थल हैं। कौन सा नहीं है, अपने हुंसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, विभीषण मंदिर कहाँ है, कैथून कोटा एकमात्र। सुंदा माता मंदिर कहाँ है, भीनमाल जालोर। सिरे मंदिर जालोर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है बेटा जी, अपने बांसवाड़ा में। कौन से गांव में है, उमरई गांव। कौन सा बेटा जी, उमरई गांव बेटा जी। कौन सा गांव है, उमरई गांव है बांसवाड़ा में। वहां पे त्रिपुरा सुंदरी, जिसको तुरताई माता भी कहते हैं, अपने किसकी कुल देवी है, वसुंधरा राज्य की। आगे देखो, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। गैब सागर झील के किनारे बादल महल स्थित है, क्यों नहीं है बेटा जी, डूंगरपुर में। रुक जाओ, यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का है, हाँ, उदयपुर में नहीं है बेटा जी।
एक कहाँ है बेटा, डूंगरपुर में है। इसके अलावा बादल महल कहाँ है, और जैसलमेर में बना हुआ बेटा बादल महल, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ये यहाँ वाले की बात हो रही है ना, ये आ गया ना बेटा इधर गैप सागर झील के किनारे, तो है बिल्कुल बेटा बादल महल बना हुआ यहाँ पे। उदयपुर में कोई बादल महल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बताओ। अरे वाह, हो गई बेटा आज की खत्म, टेम हो गया।